नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी भूकंप के बारे में। इसमें हमने देखा था कि भूकंप क्या होता है, उसका उद्गम केंद्र और उसका अधिकेंद्र क्या होता है। समभूकंप रेखी क्या होता है। सिस्मोलॉजी, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंपी तरंगों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने भूगर्भीय तरंगें, जिसमें पी तरंग और एस तरंग देखी थी। धरातलीय तरंग में हमने एल तरंग के बारे में चर्चा की थी आपसे, ठीक है। इसके बाद हमने भूकंपीय तरंगों का संचरण देखा था कि पी और एस तरंगें किस प्रकार चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन के साथ उनकी गति में भी परिवर्तन आता है। इसके बाद हमने भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र देखा था, जिसमें हमने देखा था कि 105 से 145 डिग्री तक पी तरंग और एस तरंग दोनों का अभाव होता है, लेकिन 105 के बाद तो एस तरंग का पूर्णतः अभाव ही हो जाता है, ठीक है। चित्र में भी हमने यही चर्चा की थी आपसे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम भूकंप टॉपिक के पार्ट 2 को, जिसमें हम आज देखेंगे भूकंप से संबंधित और भी जानकारियाँ। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं आज का एक लेक्चर। और आज शुरुआत करते हैं भूकंप के कारण से, कि आखिर जो पृथ्वी का जो सतह है वो कंपन किन कारणों से होता है। तो इनके कारणों को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक यानी नेचुरल, मानव जनित यानी ह्यूमन मेड, और अन्य कारक, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक कारण कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक कारण में है, पहला कारण है भ्रंश यानी फॉल्ट। भूगर्भिक हलचल आपको बताई थी कि ये मान लीजिए धरातल है, तो इसके अंदर जो हलचल हो रही है वो भूगर्भिक हलचल होती है, ठीक है। तो भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूपटलीय भ्रंशन तथा वलन होता है। दोस्तों, भ्रंश और वलन का हमने पार्टिकुलर वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, तब आपको इसे और समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूपटलीय भ्रंशन तथा वलन होता है, जिसका प्रमुख कारण तनावमूलक तथा संपीड़न बल होता है। ये हमने बताया था आपको कि मान लीजिए ये चट्टान है, जब जब इसके दोनों सिरों से बल लगता है तो इसमें जब दबाव उत्पन्न होता है तो इसे संपीड़न बल कहते हैं। लेकिन जब इसी चट्टान में दोनों तरफ से खिंचाव पैदा होता है तो इसे तनावमूलक बल कहते हैं, ठीक है। तो तनावमूलक बल और संपीड़न बल ये है। दोस्तों, जो तनावमूलक बल है से प्रायः भ्रंशों का निर्माण होता है, जबकि संपीड़न बल के कारण वलन तथा एवं क्षेपण की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप भूकंप की उत्पत्ति होती है। जैसे उत्तरी अमेरिका में जुआन डी फ्यूका भ्रंश। दोस्तों, हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी बताया था आपको कि जुआन डी फ्यूका एक प्लेट है, ठीक है। तो जुआन डी फ्यूका भ्रंश तथा अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी इसके प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद भूकंप आने का दूसरा प्राकृतिक कारण है ज्वालामुखी क्रिया यानी वोल्केनो। ज्वालामुखी तथा भूकंप की क्रिया एक दूसरे से अंतर संबंधित है। प्रत्येक ज्वालामुखी क्रिया के साथ सामान्यतः भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये आपको याद रखना है कि प्रत्येक ज्वालामुखी क्रिया के साथ भूकंप आएगा, ये निश्चित है, ठीक है। लेकिन भूकंप जहां आएगा वहां ज्वालामुखी भी फटे, ये निश्चित नहीं है। तो तथा इस भूकंप की तीव्रता ज्वालामुखी क्रिया की तीव्रता पर निर्भर करती है। यानी कि ज्वालामुखी जितनी तीव्र होगा उतना ही भूकंप तीव्र आएगा, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भूकंपीय क्रिया के साथ ज्वालामुखी क्रिया भी हो, ठीक है। इसके बाद भूकंप आने का तीसरा प्राकृतिक कारण है गैसों का फैलाव। इसमें देखते हैं क्या होता है। तो भूपटल के नीचे गैसों के प्रसार से सामान्यतः भूकंप का अनुभव होता है। जब भूपटल के नीचे जल पहुंचता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप के कारण
इसके उसके गैस और वाष्प में बदलने से आयतन में वृद्धि होती है तथा वह ऊपर की ओर गतिशील होता है, इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। यहाँ कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए आपका धरातल है यानी कि भूपटल है। अब अगर जल इस धरातल के नीचे जाएगा तो हमें पता है कि नीचे जाने पर 32 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर पर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, यानी कि नीचे क्या है, तापमान ज़्यादा है। तो जब ये जल नीचे रिस कर जाएगा तो तुरंत वो किस में बदल जाएगा, गैस और वाष्प में बदल जाएगा, और बदल जाएगा तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है और वो बाहर आने का प्रयास करता है, तो वो लगातार धरातल पर धक्का लगाता है, जिससे क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है। इसके बाद भूकंप आने का चौथा प्राकृतिक कारण है प्लेट विवर्तनिकी। दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हमने आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, तो उसे आपने अगर नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस संकल्पना के अनुसार स्थल भाग कठोर प्लेटों से निर्मित है। ठीक है, और ये गतिमान अवस्था में विद्यमान है और इन्हीं रचनात्मक, विनाशात्मक तथा संरक्षी प्लेटों के सीमांतों के सहारे भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं। ये दोस्तों प्लेटें हमने बताई थी। रचनात्मक प्लेट कौन सी होती है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो रचनात्मक प्लेट होती है, लेकिन जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो विनाशात्मक होती हैं, और जब दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल लेकिन विपरीत दिशा में खिसकती हैं तो वो आपकी संरक्षी प्लेटें होती हैं, और ये भूकंप आने का प्रमुख कारण है। इसके बाद अगला भूकंपीय कारण है आपका मानवजनित कारण। ठीक है, इससे पहले हम बता दें आपको कि प्राकृतिक कारणों में आपका और भी हो सकता है, जैसे कि भूस्खलन, इसके कारण भी भूकंप आता है, भले ही बड़े पैमाने पर नहीं आता लेकिन भूकंप आता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मानवजनित कारणों की बात करें तो खनन क्रिया, जिसमें जीवाश्म ईंधन एवं अन्य खनन शामिल होते हैं। ठीक है, इससे कैसे भूकंप आता है, जब किसी क्षेत्र से लगातार खनन द्वारा खनिज निकाला जाता है तो आसपास का क्षेत्र अचानक से धंस जाता है, जिससे आसपास का क्षेत्र भी हिल जाता है और भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसके बाद है भूमिगत जल का निष्कर्षण, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है आपका, उसका निष्कर्षण। अब मान लीजिए ये धरातल है आपका, आपने इस भाग से बहुत सारा भूमिगत जल निकाल लिया तो ये क्षेत्र खाली हो गया, तो एक समय आएगा कि ऊपर वाला भाग ये नीचे धंस जाएगा अचानक से, तब भी आपका भूकंप आएगा। इसके अलावा है बांधों का निर्माण। बांध बनाते कैसे हैं, तो जैसे ये नदी जा रही है तो इसी नदी की धारा में बीच में एक तालाब बना दिया जाता है, यानी कि ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। तो इस नदी का जल इसमें जब भर जाता है तो इसी को दरवाज़ों के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो जब ये बांध बनाया जाता है तो अचानक से इस पूरे क्षेत्र में अत्यधिक जल भर जाने के कारण दबाव उत्पन्न होता है, जिससे यहाँ की नीचे की जो प्लेटें हैं भूगर्भ की, वो खिसकने लगती हैं, जिसके कारण भूकंप आता है। इसके बाद अगला कारण है परमाणु विस्फोट एवं भूमिगत परमाणु परीक्षण। जो लगातार आपके रॉकेट छोड़े जाते हैं या सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं, और बम, परमाणु बम जैसे कि आपका हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, आपके परमाणु बमों का परीक्षण किया जाता है। इससे भी क्या होता है कि जिस भाग में ये परीक्षण होते हैं उसका आसपास का क्षेत्र हिलता है, क्योंकि इनमें बहुत तेज़ी से धमाका होता है। इसके अलावा अन्य भूकंपीय कारणों की बात करेंगे तो उल्कापात। उल्कापात का मतलब है दोस्तों, कुछ आकाशीय पिंड होते हैं जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैर रहे होते हैं, लेकिन जब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं तो पृथ्वी से आकर के टकराते हैं कभी कभी, तो इससे भी भूकंप की क्रियाएं होती हैं। इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण। घूर्णन का मतलब होता है दोस्तों, जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में लगातार घूम रही है, इसे हम घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं।
के अंतर्गत अन्य आकाशीय पिंडों के पृथ्वी पर प्रभाव से होने वाली हलचल शामिल होती है। इसके कारण भी भूकंप आते हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में आते हैं, जो जो हमें अनुभव नहीं होते। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भूकंपीय कारणों की। अब बात कर लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहली बात है कि भूकंप कितना अधिक तीव्र होगा यानी कि शक्तिशाली होगा, यह निर्भर करता है चट्टानों की संरचना से। ठीक है, तरंगों की तीव्रता, पदार्थ का घनत्व बढ़ने के साथ साथ भूकंपीय तरंगों की गति भी बढ़ती जाती है। ये हमने पहले भी बताया था कि जैसे जैसे पदार्थ का घनत्व बढ़ता है वैसे वैसे भूकंपीय तरंगों की गति बढ़ती है, यानी कि पदार्थ या चट्टानों के घनत्व और भूकंपीय तरंगों की गति में सीधा संबंध होता है। ठीक है, अतः ऐसे चट्टानी क्षेत्र जिसका घनत्व अधिक है उसमें भूकंप की तीव्रता भी अधिक रहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जबकि दलदली भाग में, यानी कि जहाँ की चट्टानें ऐसी हैं जिनका घनत्व कम है, जैसे कि दलदली भाग, तो वहाँ पर अपेक्षाकृत कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। ठीक है, तरंगों की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि भूकंप है क्या, उससे निकलने वाली तरंगे हैं। ठीक है, तो जब तरंगों की तीव्रता बढ़ेगी तो भूकंप की तीव्रता भी बढ़ेगी, तथा कम होने के साथ साथ कम होती जाती, यानी भूकंपीय तरंगों की तीव्रता अगर कम होगी तो भूकंप की तीव्रता भी कम होती चली जाएगी। इसके बाद अगला है कि भूकंप मूल यानी कि फोकस, ये हमने आपको बताया था, फोकस या इसी को हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भूकंप मूल की गहराई जितनी कम होगी, भूकंप मूल है क्या, जैसे मान लीजिए धरातल है तो वह नीचे स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें बाहर की ओर गति करती हैं, वो आपका क्या होता है, भूकंप मूल होता है। तो ये भूकंप मूल की गहराई जितनी कम होगी भूकंप की तीव्रता उतनी अधिक होगी। अतः गहरे एवं मध्यम भूकंप मूल वाले भूकंपों की तुलना में कम भूकंप मूल की गहराई वाले क्षेत्रों के भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए धरातल है, अगर भूकंप यहाँ से शुरू हो रहा है यानी भूकंपीय तरंगें यहाँ से निकल रही हैं तो धरातल पर कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भूकंप मूल अगर यहाँ पर यानी कि यहाँ से तरंगें अगर निकल रही हैं तो ये धरातल पर ज़्यादा विनाशकारी होंगी। ठीक है, इसके बाद है पर्यावरण, जहाँ पेड़ पौधे एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ये जैसे कि जंगल अत्यधिक मात्रा में होती हैं, वहाँ भूकंप की तीव्रता कम रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाओ अधिक से अधिक। ठीक है, क्यों, क्योंकि पेड़ आपके लिए बहुत अधिक मात्रा में कई तरीके से लाभकारी होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं भूकंप की तीव्रता भी कम करते हैं, फलतः विनाश का खतरा भी कम रहता है। किंतु निर्वनीकरण की क्रिया, निर्वनीकरण का मतलब है किसी क्षेत्र से वनों को साफ कर देना, किंतु निर्वनीकरण की क्रिया में वृद्धि से भू संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिससे भूकंपीय घटनाओं व तीव्रता में भी वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारण। अब बात कर लेते हैं कि भूकंप का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, अगर कहीं पे भूकंप आता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। तो भूकंप को उसके विनाशकारी प्रभाव के कारण मानव के लिए अभिशाप माना जाता है, यानी ऐसा माना जाता है कि भूकंप से विनाशी होता है। यद्यपि भूकंप के कुछ लाभकारी प्रभाव भी होते हैं, यानी कि भूकंप से केवल विनाश ही नहीं होता, उससे लाभ भी होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका विनाशकारी प्रभाव क्या होता है। तो जिस क्षेत्र में भूकंप आता है वहाँ नगर के नगर नष्ट हो जाते हैं, जान माल की क्षति होती है, यानी कि अत्यधिक जानें जाती हैं, और आर्थिक नुकसान भी बहुत होता है। आधारभूत संरचनाओं जैसे कि पुल, रेल की पटरियाँ, भवन आदि को भी क्षति बहुत ज़्यादा होती है। भूकंप के कारण भूस्खलन, बाढ़, आग लगना जैसी आकस्मिक दुर्घटनाओं का जन्म भी होता है। कई बार समुद्री भाग में भूकंप आ जाने से सुनामी
जैसी आपदा पैदा हो जाती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तबाही होती है। तटीय क्षेत्र का मतलब जैसे कि मान लीजिए भारत है आपका, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है? तो अगर इधर से सुनामी आकर के भारत के इस भाग में टकराएगी, तो यहाँ पे जो रहने वाले क्षेत्र है लोग हैं, इसे ही हम तटीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है? तटीय क्षेत्र यानी कि समुद्र से लगा हुआ भाग तटीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस भाग में सुनामी ज़्यादा तबाही मचाएगी। दोस्तों, इस चित्र में भी आप भूकंप से होने वाली तबाही को देख सकते हैं। काफ़ी सारी इमेजेस आपको दी गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। इसमें भी आप देख रहे हैं 2 बिल्डिंग आपस में मिल गई हैं। ये सब भूकंप के कारण हैं। इन फोटोज़ में तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़े पैमाने पर विनाश किया है भूकंप ने, कि यहाँ पर कुछ भी साफ सुथरा नहीं बचा हुआ है। यहाँ पे भी आप बिल्डिंग्स को देख सकते हैं गिरी हुई, इधर भी देख सकते हैं। इन बड़ी बड़ी इमारतों को देख सकते हैं कैसे ध्वस्त हुई हैं, ठीक है? इसमें भी, इन चित्रों में भी दोस्तों आपको यही दिखाई दे रहा है कि कितना बड़े पैमाने पर नगर के नगर ध्वस्त हो गए हैं। इस चित्र में दोस्तों आपको सुनामी दिखाई गई है। सुनामी कहीं ना कहीं दोस्तों एक लहर ही होती है, लेकिन इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर से भी कभी कभी ऊपर हो जाती है, ठीक है? और ये जब अचानक से आकर के गिरती है, तो जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन्हें लेकर वापस समुद्र में चली जाती है। यानी ऐसे आती है और ऐसे लेकर के चली जाती है, ठीक है? तो ये सुनामी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो भूकंप के कारण ही उत्पन्न होती है। तो ये तो विनाशकारी प्रभाव थे। इसके बाद हम लाभकारी प्रभाव भी देख लेते हैं कि भूकंप से गर्तों का निर्माण हो जाता है, जिसमें जल एकत्र होने से झीलों का निर्माण होता है। यानी भूकंप से गर्त बनते हैं और गर्त में जब जल भर जाता है तो झीलों का निर्माण हो जाता है। वहीं सागर के तटीय भागों में भूकंपीय क्रियाओं के कारण निर्मित खाड़ियाँ प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उचित स्थान प्रस्तुत करती हैं। यानी कि जब तो तटीय क्षेत्र में भूकंप आता है तो उससे खाड़ियाँ बनती हैं, जो कि प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उचित स्थान रखती हैं। भूकंप से उत्पन्न दबाव और भ्रंशन के कारण मूल्यवान तथा दुर्लभ खनिज, दुर्लभ मतलब जो पहले उपलब्ध नहीं थे, खनिज पदार्थ आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। यानी कि मान लीजिए धरातल है आपका, अगर कोई खनिज नीचे है बहुत ज़्यादा, तो भूकंप के कारण ये ऊपर आ जाता है, तो आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। तो ये भी एक लाभ है। ज्वालामुखी भूकंप से नए धरातलीय क्रस्ट का निर्माण भी होता है। भूकंपीय लहरों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये हमने आपको बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत, ठीक है, कि भूकंपीय लहरें या तरंगें किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने में मदद करती हैं। अब हम देख लेते हैं भूकंप के प्रकार, कि भूकंप लगभग कितने प्रकार के होते हैं। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? भूकंप मूल की गहराई के आधार पर। नंबर 1, छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप, यानी कि ऐसे भूकंप जिनके भूकंप मूल की गहराई 0 से 50 किलोमीटर होती है, ठीक है? यानी गहराई भूकंप मूल की कितनी है? 0 से 50 किलोमीटर। तो ये अपेक्षाकृत अधिक विनाशकारी होंगे। जैसे हमने ऊपर भी बताया था कि भूकंप मूल की गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो कम विनाशकारी होते चले जाते हैं। तो छिछले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप, यानी कि भूकंप मूल की गहराई जिसमें 50 से लेकर के 250 किलोमीटर की गहराई होती है, वो मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप हैं। गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप, यानी कि गहराई अगर भूकंप मूल की 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पर अगर है, तो वो आपका गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप हैं, ठीक है? जो छिछले उद्गम केंद्रों वाले भूकंप सामान्यतः कम परिमाण यानी 1 से 5 मैग्नीट्यूड, जबकि गहरे उद्गम केंद्रों वाले भूकंप सामान्यतः अधिक परिमाण वाले यानी 6 से
18 या अधिक मैग्नीट्यूड वाले होते हैं। अब अगर हम भूकंपों का वर्गीकरण करें उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के कारणों के आधार पर, ठीक है, पर भी इसे भूकंप यानी भूकंप को कई रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी ये कहने का मतलब है कि जो भूकंप के आने के कारण हैं उन्हीं के आधार पर उसके प्रकार भी बता दिए गए हैं। जैसे विवर्तनिकी क्रिया द्वारा उत्पन्न भूकंप को सामान्यतः भूकंप यानी जो विवर्तनिकी क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है उसे हम सामान्य भूकंप या विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। सामान्यतः इस तरह के भूकंप अधिक आते हैं, जैसा कि हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी देखा था। इसके बाद है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न भूकंप को ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं, ठीक है। इसके बाद खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण उत्पन्न भूकंप को कोलैप्स भूकंप कहते हैं, ठीक है। तो कोलैप्स भूकंप क्या है? खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की छत के गिरने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप। इसके बाद परमाणु या रासायनिक विस्फोट से उत्पन्न भूकंप को विस्फोटक भूकंप कहते हैं। बड़े बांधों के टूटने से उत्पन्न भूकंप को बांध जनित भूकंप या कृत्रिम भूकंप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता, भूकंपीय तीव्रता को का मापन कैसे किया जाता है। तो भूकंपीय तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। तो ये आपको यंत्र का नाम याद रखना है कि किस यंत्र के द्वारा, तो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा, जिसमें भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो रिक्टर स्केल पर क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है, ठीक है। भूकंप की जो तरंगों का भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल पर 0 से 10 तक के आधार पर मापा जाता है। यानी कि रिक्टर स्केल में जो अंक होते हैं वो 0 से 10 तक होते हैं। इस स्केल के अंतर्गत प्रति बढ़ते अंक के साथ भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ती जाती है। यानी कहने का मतलब है जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके 10 तक अगर लिखा हुआ है और भूकंप की तीव्रता में यानी रिक्टर स्केल पर 1 की वृद्धि हुई, यानी 1 पहले था 0 से 1, अब अगर 1 से 2 हो गया तो भूकंप की तीव्रता कितनी बढ़ जाएगी? 10 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाती है। और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वह प्रति बढ़ते अंक के साथ लगभग 32 गुना बढ़ती है। दोस्तों इनमें डिफरेंस आपको याद रखना है कि बढ़ते स्केल के साथ यानी कि बढ़ते अंक के साथ जो तीव्रता है वो 10 गुना बढ़ती है, लेकिन जो ऊर्जा निकलती है वो 32 गुना बढ़ती है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। रिक्टर स्केल पैमाने को चार्ल्स रिक्टर ने खोजा था, इसलिए इनके नाम पर ही इसका नाम रिक्टर स्केल रखा गया है। यह गणितीय मापक है जो लॉग के आधार पर चलता है। भूकंप की तीव्रता, गहनता व आघात मापने के लिए रिक्टर स्केल के अलावा संशोधित मर्केली स्केल का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मर्केली स्केल का नामकरण इसके विकासकर्ता जी मर्केली के नाम पर किया गया है। तो मर्केली स्केल से मापते क्या हैं? इसमें भूकंप को उसकी तीव्रता के बजाय उससे हुए नुकसान अर्थात आघात के आधार पर मापते हैं। दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो रिक्टर स्केल है आपका वो भूकंप की तीव्रता को मापता है कि कितना तीव्र आया है, लेकिन जो मर्केली स्केल है वो उससे नुकसान, आघात या क्षति को मापता है कि कितना नुकसान उस क्षेत्र में हुआ है। इस पैमाने पर का प्रयोग कम होता है क्योंकि इसे रिक्टर की तुलना में कम वैज्ञानिक माना जाता है। यह अनुभव प्रधान स्केल है,
कौन सा? मर्केली स्केल आपका अनुभव प्रधान स्केल है तथा इसका मापन 1 से 12 तक होता है। यानी कि जो रिक्टर स्केल है वो 0 से 10 तक अंक होते हैं उसमें, और जो मर्केली स्केल है उसमें आपका 1 से 12 तक होते हैं। दोस्तों इसके माध्यम से अब हमने चार्ट जो लिया है इसमें हम इनकी तुलना भी कर सकते हैं दोनों की। एक तरफ रिक्टर स्केल है, दूसरी तरफ मर्केली स्केल है। रिक्टर स्केल में 0 से 10 तक की संख्याएं होती हैं, तो मर्केली स्केल में 1 से 12 तक की संख्याएं होती हैं। ठीक है। जो रिक्टर स्केल है यह ओपन एंडेड स्केल है, अर्थात यदि भविष्य में ऐसा भूकंप उत्पन्न होता है जिसमें ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त होती यानी कि निकलती है, तो इस स्केल का मान बढ़ाया जा सकता है। ओपन एंडेड का मतलब समझ गए आप कि जैसे जैसे ऊर्जा की मात्रा बढ़ती जाएगी इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो मर्केली स्केल होता है ये क्लोज एंडेड होता है, यानी कि एक बार जितना सेट हो गया उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। जो रिक्टर स्केल है दोस्तों वो लघुगणितीय पैमाना है जिसमें परिमाण में 1 की वृद्धि होने पर तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि होती है, यानी भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह है कि रिक्टर स्केल का प्रत्येक स्तर अपने पिछले स्तर की तुलना में 10 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है। वहीं मर्केली जो स्केल है दोस्तों वो एक आपका रेखीय स्केल है, तो ये भी आपको याद रखना है। रिक्टर लघुगणितीय पैमाना है जबकि मर्केली रेखीय स्केल है। जो दोस्तों रिक्टर स्केल है आपका, रिक्टर एक मात्रात्मक स्केल है, ये भी आपको याद रखना है। मात्रात्मक स्केल है जबकि जो मर्केली है वो गुणात्मक स्केल है। ठीक है। रिक्टर आपका मात्रात्मक स्केल है, अतः इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, जबकि मर्केली गुणात्मक है इसलिए इसमें व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता होती है। तो ये भी आपको डिफरेंस याद रखना है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपसे कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र या पेटियां कौन कौन सी हैं, या कह सकते हो कि भूकंपों का विश्व वितरण। ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इनकी पेटियों की बात करें तो विश्व में 4 पेटियां हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्र में कौन कौन से हैं, जैसे कि पूर्वी अफ्रीकन पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी की। विश्व के लगभग 63% जो भूकंप हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं। यह 2 शाखाओं में विभाजित है। पहली शाखा एशिया के चमकटका प्रायद्वीप से लेकर क्यूराइल एवं जापान, फिलीपींस एवं पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई है, तथा दूसरी शाखा चिली, पेरू, मध्य अमेरिका से होती हुई अलास्का तक जाती है। ठीक है। ये आपकी पहली पेटी है। इस क्षेत्र में भूकंप का सीधा संबंध प्लेटों के अभिसरण से है। प्लेटों का अभिसरण का मतलब जो 2 प्लेटें हैं आपकी वो एक दूसरे के पास आ रही हैं। ठीक है। के अभिसरण इनके भ्रंशन व ज्वालामुखी सक्रियता से है। यहाँ पर गहरे, छिछले व मध्यम तीनों प्रकार के भूकंपीय उद्गम क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है। इस पेटी को दोस्तों अगर हम चित्र के माध्यम से देखें तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो पहली शाखा है आपकी, ये कमचटका से होते हुए क्यूराइल, जापान, फिलीपींस और पूर्वी द्वीप समूह तक तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग तक जाती है। ठीक है। ये पहली शाखा है। दूसरी शाखा आपकी चिली, पेरू, मध्य अमेरिका से होते हुए अलास्का तक जाती है। ठीक है। तो ये आपकी परिप्रशांत मेखला है।
ठीक है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं आप दोस्तों कि इसमें भी दिखाया गया है कि ये आपकी परिप्रशांत मेखला है। इसके बाद आपकी दूसरी पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं। परिप्रशांत में कितने थे? 63। मध्य महाद्वीपीय में 21% भूकंप प्लेटों के अभिसरण के कारण आते हैं। यहाँ पे भी अभिसरण ही कारण है, परिप्रशांत मेखला में भी अभिसरण ही कारण था, तो ये भी आपको याद रखना है, जो भ्रंश मूलक तथा संतुलन मूलक होते हैं। दोस्तों ये जो पेटी है आपकी पुर्तगाल, स्पेन, इटली, यूनान, तुर्की, ईरान तथा उत्तरी भारत, चीन या म्यांमार तक फैली हुई है। ये दोस्तों आपको याद रखना है इस पेटी को कि हमारा भारत किस पेटी में आता है, तो उत्तरी जो आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी है उसमें आता है। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भारत का हिमालय एवं म्यांमार की पहाड़ियाँ तथा यूरोप का आल्प्स इसी क्षेत्र में आता है। इसको अल्पाइन पेटी यानी कि आल्प्स और हिमालय भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसे भी आप चित्र में देख सकते हैं। ये जो दोस्तों पेटी है आपकी, ये आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी है जो कि परिप्रशांत पेटी में जुड़ी हुई है, ठीक है। ये आपकी पुर्तगाल, इटली, तुर्की, ईरान, उत्तरी भारत से होते हुए म्यांमार तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया द्वीपों से होती हुई कहाँ पे मिल जाती है आपकी जाकर के? परिप्रशांत मेखला में जाकर के मिल जाती है, आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी है, ठीक है। इसके बाद जो अगली पेटी है आपकी मध्य अटलांटिक पेटी। सामान्यतः इस पेटी में कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं जो प्लेटों के अपसरण से उत्पन्न होते हैं। अभी तक जो दो पेटियां थी वो अभिसरण कारण थे उनकी, अब लेकिन अपसरण है। अपसरण का मतलब है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो मध्य अटलांटिक में आने वाले भूकंप कैसे हैं? अपसरण के कारण, यानी दो प्लेटों के दूर जाने के कारण आ रहे हैं। रूपांतरण भ्रंश के निर्माण व दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण आते हैं। यह उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप, कहाँ से? उत्तर में आइसलैंड से लेकर के दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। इस पेटी के ज़्यादातर भूकंप विषुवत रेखा के पास के क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसको आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा क्लियरिटी के साथ नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों जो अब मध्य अटलांटिक पेटी है वो आपकी ये वाली है, जो कि आइसलैंड आपका यहाँ पे पड़ता है, आइसलैंड से लेकर के बोवेट द्वीप तक फैली हुई है, ठीक है। और किसके कारण? क्योंकि यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हैं। इसके बाद अन्य क्षेत्र हैं पूर्वी अफ्रीकन पेटी व हिंद महासागरीय पेटी। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये आपकी पूर्वी अफ्रीकन पेटी है, ठीक है। यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर भूकंप आते हैं। इसके अलावा हिंद महासागर में भी कुछ छिटपुट घटनाएं घटित होती हैं, तो वो भी आपके अन्य वितरणों में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि भूकंप के प्रकार कितने हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे किया जाता है, भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इन सब पर चर्चा की दोस्तों आज हमने आपसे, ठीक है। तो जो भूकंप का टॉपिक है वो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। जो PDF होगा, PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 वीडियो का और पार्ट 2 वीडियो का भी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।